हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका टीचर आपके सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जानना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में। और ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ क्लिनिकल चीज़ें जो आती हैं आगे चल कर के, जैसे हम कह सकते हैं कि एसटीडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि कुछ जो फर्टाइल कपल हैं, उनमें क्या उस कारण ऐसे हो सकते हैं कि जिसके कारण वो पैरेंटहुड एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी। तो हम उन सब चीज़ों का भी यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप सब लोग अभी रेडी हो चुके हैं अपने पेन पेपर को लेकर के, और बस मुझे अब स्टार्ट करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो पहली स्लाइड आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें 4 बेसिक पिलर्स की ज़रूरत होती है। और वो जो 4 बेसिक पिलर्स हैं, उनमें से एक क्या है? फिजिकल। यहाँ फिजिकल कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए वो नॉर्मल हेल्दी होने चाहिए। ठीक है? फिजिकल का मीनिंग है नॉर्मल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ज़्यादा डिटेल में मैं अभी यहाँ पर इस टॉपिक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्डेड है, अपलोडेड इन यूट्यूब है। आप एलीट माइंड इंस्टीट्यूट बाय वीपी द्विवेदी के नाम से सर्च कर सकते हैं और अपने आप अपने नॉलेज को इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला जो पिलर है वो क्या है? फिजिकल। दैट मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए वो नॉर्मल हेल्दी होने चाहिए, नॉर्मल उनकी फंक्शनिंग होनी चाहिए। देन आफ्टर इमोशनल, जो पार्टनर्स होते हैं, कहते जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उसके साथ उसका जो रिलेशनशिप हो वो बहुत इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिवली वो पॉजिटिव होना चाहिए। बिहेवियर, एक कह सकते हैं बहुत ही ऐसा बिहेवियर हो कि जो पार्टनर है उसको अनईजी फील ना होने पाए। सोशल जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी फॉलो करने होते हैं। तो फिर अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और आगे बात करें इंडिया को लेकर के, तो 1951 में इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आगे चल करके उसमें कुछ असेसमेंट और किए गए, एडिशंस किए गए। और वो असेसमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि फैमिली प्लानिंग में बेसिकली फैमिली के साइज को ध्यान में रखा जाता था, बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जाता। बट धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब ये देखा गया कि भाई एक तो फैमिली को साइज को मेंटेन करने के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी भी प्रॉपर केयर हो, जो न्यूबॉर्न है उसकी भी प्रॉपर केयर, दैट मीन्स चाइल्ड केयर अच्छी होनी चाहिए। चाइल्ड के उस जो इनिशियल फेज़ होते हैं वहाँ पर उसको क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग बहुत एक सिग्निफिकेंट चीज़ है उसके लिए। कुछ टाइमली वैक्सीनेशंस होते हैं, वो वैक्सीन्स दिए जाने चाहिए। तो ओवरऑल जब चीज़ों को एनालिसिस किया गया, तब जाकर के इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1951 में स्टार्ट हुआ था, उसको कर दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। वेल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन discussed in previous videos that is uploaded in YouTube, so please go through. And one thing I want to request here, please do subscribe my channel. Your subscription is just motivation for me also, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जब वो कोई काम करता है ना, तो उसको किसी न किसी टाइप का मोटिवेशन जरूरी होता है। ठीक है? अब मोटिवेशन में से अगर अपनी बात करूं, तो जैसे कि मैं यूट्यूब के डेट में आज के यूट्यूब एडुकेटर के रूप में मैं काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरी भी एक इच्छा होती है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों, मीन्स मेरी जो रीच है वो मैक्सिमम स्टूडेंट तक हो पाए। और ये रीजन और कुछ नहीं है, मैक्सिमम लोगों तक मेरा जो नॉलेज है वो मैं पहुंचा सकूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने स्टूडेंट्स का बेनिफिट कर सकूं, चाहे वो इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों। इफ I am capable of providing certain type of benefits to my student, whether they are in India or abroad. I just wanted to do the same. चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक बहुत बड़ा डिटरेंट आता है और वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और रिप्रोडक्टिव tract infections. Sexually transmitted disease are the type of disease which are being transferred from one person to another person through sexual contact, and they are said to reproductive tract infections because they affect, or you can say, or I must say, they adversely affect the reproductive system. That is why reproductive tract infections भी कहते हैं।
तो ऑल्सो क्लासिफाइड एज वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, हाईएस्ट रिपोर्टेड इंसिडेंस मींस किस चाइल्ड ग्रुप के लोगों में या किस एज ग्रुप के लोगों में जो एसटीडीज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एज ग्रुप जो होता है वो 15 टू 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है, ये एज ग्रुप के जो लोग होते हैं दे आर हाईली वेनरेबल, हाईली प्रोन ऑफ अट्रैक्टिंग एसटीडीज। रीजन इज दैट कि ये जो एज है ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जस्ट बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस। अब इस एडोलेसेंस के टाइम पर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल या कह सकते हैं फिजिकल चेंज होते हैं, सोशल बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, रिलीजियस चेंजेस आते हैं, बट उसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे सेक्सुअल डेवलपमेंट्स भी होते हैं। इस समय जो सेक्स हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं और उन थॉट को लेकर के कभी वो कुछ ऐसे व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, सेक्सुअल कोहैबिटेशन में आ सकते हैं जिसके बारे में उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड बाई चांस अगर उस पर्सन को जिसके साथ वो सेक्सुअल कोहैबिटेशन में जा रहे हैं उनको उसको किसी टाइप का कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलेगा। तो इस एज ग्रुप की जो वनरेबिलिटी होती है वह कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि अदर एज ग्रुप या 25 साल के जो 24 साल के ज्यादा से ऊपर के लोग हैं उनको नहीं होगा, होगा उनको भी, ठीक है, बशर्ते उस एज तक आते आते लोग मेच्योरिटी लेवल ज्यादा हो जाता है जिससे वो चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। दैट इज वही ऐसे कुछ जो चैप्टर हैं जो हमें हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताते हैं, वो नॉर्मली आप देखेंगे 11th-12th में उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि जो हमारा यंग जनरेशन तैयार हो रही है उस यंग जनरेशन की लाइफ का ये एक जो कह सकते हैं इनसेपरेबल पार्ट है, इस इनसेपरेबल पार्ट के बारे में भी उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कह सकते हैं एज ग्रुप है जहां पर इसका मैक्सिमम इन्फेक्शन होता है वो होता है 15 टू 24 ईयर ऑफ एज में ज्यादा होता है। अब अगर बाई चांस मान लीजिए किसी पर्सन को एसटीडीज है या इस सोसाइटीज में लोगों में एसटीडीज हैं, तो उन एसटीडीज में ऐसा नहीं है कि उन एसटीडीज को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी एसटीडीज ऐसी हैं दोज आर ट्रीटेड इफ दे आर डायग्नोज्ड अर्ली एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। बट कुछ एसटीडीज ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट या क्योर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीस। ये कुछ ऐसे कह सकते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं या ऐसी कुछ डिजीज हैं, बेटर टू से डिजीज देन टू डिसऑर्डर। ये ऐसी डिजीज होती हैं जिनमें जो पॉजिटिव एजेंट होता है, जो कॉजिव एजेंट होता है वो कुछ इस तरीके से बॉडी में बिहेव करता है, ग्रो करता है कि उस पर इम्यून सिस्टम का भी काम नहीं करता और उसको दी जाने वाली जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो भी लॉन्ग टाइम तक उस वायरस या उस पैथोजन के अगेंस्ट में काम नहीं करती हैं। डन। तो ये जो 3 डिजीज बताई मैंने, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड एचआईवी एड्स, ये 3 इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू होते हैं, वो इनक्यूरेबल हैं। मैंने 2 वर्ड यूज किया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू होते हैं। अब ये थ्रू वाले को मैं समझाता हूं। देखिए मोस्ट ऑफ जो एसटीआईज हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही अफेक्ट करते हैं। बट कुछ ऐसी एसटीआईज हैं जो रिप्रोडक्टिव रूट के थ्रू इन्फेक्ट तो करती हैं बट दे टारगेट सम अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ हेपेटाइटिस की, तो जो हेपेटाइटिस का टारगेट ऑर्गन है वो क्या होता है, हेपेटाइटिस का जो टारगेट ऑर्गन है वो लीवर है, इसका टारगेट ऑर्गन लीवर होता है। वहीं अगर हम एचआईवी की बात करते हैं तो इसका टारगेट इम्यून सिस्टम होता है। तो द टाइप ऑफ इन्फेक्शन अनडाउटेडली दे आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट दे अटैक ऑन अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट अफेक्ट अदर सिस्टम। तो उसमें 2 हो गए, हेपेटाइटिस बी और अपने पास एचआईवी। अदरवाइज इन 3 के अलावा जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, इफ दे आर डायग्नोज्ड टाइमली एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, देन दे आर 100% क्यूरेबल। वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जिस समय बाई चांस मान लीजिए
किसी भी मेल या फीमेल को किसी टाइप का रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो वो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है उसके डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं। इनिशियल स्टेज पर कुछ बहुत माइनर साइंस एंड सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि क्या है, इचिंग, दैट मीन जो जेनिटल एरिया होता है वहां पर इचिंग होती है, वहां पर फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, इट में बी फाउल फाउल ओडरस कह सकते हैं कि फ्लूइड होगा, कलरलेस फ्लूइड होगा, या पस भी हो सकता है, स्लाइट पेन, लिटिल डिग्री ऑफ द पेन पेन रहेगा, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो हर एसटीडीज में मोरलेस कॉमन है, वो चाहे मेल हो या वो फिर फीमेल हो, लाइक इचिंग। दैट मीन जो मेल फीमेल है इन दोनों के केस में कुछ कॉमन सिम्टम जो अर्ली स्टेज में होते हैं, जैसे कि इचिंग वाला आ गया, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। अब आगे अगर देखते हैं तो कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। अब फीमेल में एसिम्प्टोमेटिक होने के कुछ कारण भी हैं। एक तो सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता है। ये एक ऐसा कह सकते हैं टॉपिक है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बहुत ही कम ऐसे हैं जो खुल के इस पर बात करते हैं या सुनना भी नहीं चाहते हैं। कुछ लोग सुनने को तैयार है, कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं है। कुछ बात करना चाहते हैं तो कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है, और कुछ बात करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कह सकते हैं कंडीशंस आती हैं जहां पर बहुत अच्छी तरीके से लोग अपनी चीजों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते, और अगर वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कोई उनको सुनना भी नहीं चाहता है। तो एक तो सोशल स्टिग्मा हो गया। दूसरा एक चीज और है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नॉर्मल मंथली बेसिस पर साइक्लिक चेंजेस। अब वो मंथली बेसिस जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं तो वहां कहीं ना कहीं फ्लूइड डिस्चार्ज होता ही होता है, पेन भी रहता ही रहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों में कभी कभी क्या होता है कि अगर एक्चुअली किसी एसटीआई का इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो फिर इग्नोर हो जाता है, बिकॉज अब जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव चेंजेस हो रहे हैं फीमेल में मंथली बेसिस पर, ठीक है, उसके बेस पे कभी कभी इसको इग्नोरेंस भी आ जाती है इसके केस में। बट फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन निकलती है कि वो सिम्टम, वो डिजीज इतना ज्यादा कह सकते हैं ग्रो कर चुकी होती है, बॉडी में स्प्रेड हो चुकी होती है कि फिर वो एक नई समस्या खड़ी कर सकती है। तो अगर इनिशियल स्टेज पर इसके सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए, उनको ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की एडवाइस न ली जाए, तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो जो पेल्विक रीजन होगा उसमें कंसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, मिसकैरिएज हो सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है या वायरस है या और कहें कि जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि एंडोमेट्रियल डैमेज हो जाए, या फिर कह सकते हैं हार्मोन हार्मोन जो काम कर रहा है एंडोमेट्रियम में वो ना काम करने पाए, या हार्मोन का लेवल रिड्यूस हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। स्टिल बर्थ, बर्थ ऑफ द डेथ में भी होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के चांसेस बनेंगे, देयर में बी द रिडक्शन इन द सिलेरी मूवमेंट, हो सकता है जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब की वॉल में इंप्लांट हो जाए, या उसका और कहीं इंप्लांटेशन हो जाए। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जहां पर इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेज हैं। सिंपल सी चीज मान लीजिए कि कंटिन्यूसली टेस्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फ्लेम्ड कंडीशंस रहती है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कुछ ऐसी भी एसटीआईज होती हैं जैसे कि जेनिटल वॉर्ट। ये आगे देखिए, ये है तो क्यूरेबल तो है, जेनिटल वॉर्ट ये क्यूरेबल है, लेकिन अगर टाइमली उसको क्योर ना किया जाए तो फिर इफ लेटर इट विल डेवलप द चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो जो अर्ली सिम्टम्स हो गए वो हमें ध्यान देना है, और ऐसे सिम्टम जो डिजीज के फुली डेवलप होने पर नजर आते हैं, तो इसके पहले की फुल ग्रोन डिजीज हो, बेटर है कि उसको अर्ली स्टार्ट सिम्टम्स के बेस पर ही बिना किसी इग्नोरेंस के ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सम कॉमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस along with their pathogen and symptoms. Treatment also is given over here. ध्यान दीजिएगा, नीट एग्जामिनेशन के लिए जो पहला कॉलम है ये सिग्निफिकेंट है, ये पहला कॉलम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट कॉलम, ये जो यहां पर दिया है, ओके, दिस फर्स्ट कॉलम, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में पैथोजन और उसके द्वारा कॉज डिजीज का ही नाम 99% पूछा जाता है, बाकी के सिम्टम्स नहीं पूछे जाते, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में केवल दो ही टाइप के सिम्टम दिए हैं, अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स दिए हैं, बाकी के सिम्टम्स के बारे में नहीं है।
बट जैसा मैंने बताया कि ये एक ऐसा कह सकते हैं टॉपिक है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई एडेड द सेम। चलिए, सबसे पहले जो बीमारी है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया से होती है। तो क्लेमाइडिया इज द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। इनके साथ जो मेल में कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, लाइक यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, थिक डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल्स, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन होगा। फीमेल के केस में सर्विसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स होता है, थिक म्यूकस या पस डिस्चार्ज है, और पेल्विक सोरनेस रहती है। कॉम्प्लिकेशंस आगे चल करके एपिडाइमिस इन्फ्लेमेशन। अब देखिए, अगर लगातार किसी मेल में एपिडाइमिस इन्फ्लेमेशन है तो यहां पर जो स्पर्म होगा उनका चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एपिडिडाइमिस मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो स्पर्म का फाइनल मैचुरेशन कराती है बाय व्हाट, ब्रिंगिंग अबाउट फाइनल मोटिलिटी। तो वो यहां पर नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर sperms are less motile, definitely कह सकते हैं later on it will cause infertility in male. Similarly in case of female, uterine tube inflammation, ectopic pregnancy के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए किसी फीमेल को क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है और उस दौरान वो प्रेग्नेंट है, तो अगर बाई चांस कुछ केसेस, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है, बट ऐसा माना जाता है कि समटाइम द डिजीज गेट ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट थ्रू हिज हर आइज। मीन्स जिस समय बेबी का बर्थ होता है तो उसके आइज के कांटेक्ट में ये वजाइनल फ्लूइड आ जाता है, और वजाइनल सर्वाइकल फ्लूइड के आने पर जिसमें कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसके इन्फेक्शन कर जाता है। इट इज सपोज दैट कि जो आई का कंजक्टिवा होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए वो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई जो इन्फेंट्स होते हैं वो, उनको जो इन्फेक्शन है वो मदर से हो सकता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अगर इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो। अब चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज हैं उनको एंटीबायोटिक्स के द्वारा इजीली ट्रीट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन की जो ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं, ये उस फीमेल को या उस मेल को दी जानी चाहिए कि अगर उनको क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन है। तो क्लेमाइडिया इज द डिजीज इन कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरियम। ओके, मेल में यूरेथाइटिस, फीमेल में सर्विसाइटिस। मेल के केस में एपिडेमिस इन्फ्लेमेशन होगा, फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लेमेशन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। एंड क्लेमाइडिया आल्सो ट्रांसमिट टू इन्फेंट थ्रू आईज, और दैट इज वाई इस चीज को बचाने के लिए जो इन्फेंट होता है, आईज आर वॉश्ड, इसके केस में आईज वॉश्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से क्या करते हैं, जो इन्फेंट होते हैं उनकी आइज को क्लीन करते हैं, धोते हैं, तो वो जो डिग्री ऑफ इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, गोनोरिया आर क्लैक, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम निसेरिया गोनोरी, एंड दिस इन्फेक्शन सेट रिलेट टू द कॉन्टैक्ट माउथ, थ्रोट, वेजाइना पे, मतलब मल्टीपल तरीके इसका हो सकता है। मेल के केस में वो यूरेथ्राइटिस विद पस, फीमेल में वेजिनाइटिस, दैट मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना विद पस डिस्चार्ज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम एरिया होता है वहां पर कंटिन्यूअसली इन्फ्लेमेशन रहेगा। इन्फेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। एंड इसका जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सेफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है वो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट है। मींस अगर पेशेंट को जिसको कि इन्फेक्शन ऑफ द गोनोरिया हो चुका है, उस केस में अगर उसको ये दो ड्रग्स दी जाएंगी तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरियम है वो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ, या नेक्स्ट डिजीज है दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपैनोमा पैलिडम बैक्टीरियम। और सिफिलिस अलग अलग स्टेज में डेवलप होती है। जैसे जो अर्ली प्राइमरी स्टेज होती है वहां पर पेनलेस क्लीन ओपन सोर्स का फॉर्मेशन होता है विद हार्ड बेस, और आफ्टर सम टाइम ये जो ओपन सोर्स होते हैं जो थोड़े थोड़े बहुत कहीं कहीं घाव हो जाते हैं वो धीरे धीरे आपस में फिर धीरे धीरे सूख जाते हैं। और अगर फर्दर बाई चांस बैक्टीरिया भी बॉडी में ही है, कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है, या जो वो ट्रीटमेंट चल रहा था वो बीच में रोक दिया गया है,
तो इट अगेन डेवलप एज ए सेकेंडरी सिफिलिस, और इस स्टेज में स्किन रैशेज होंगे, फीवर ऐसे, ज्वाइंट मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है। कुछ स्टेज में ऐसा रहता है कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में है, लेकिन इट इज नॉट शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ सिम्टम ऑफ द सिफिलिस, दैट इज लेटेंट फेज। और इस लेटेंट फेज में अगर उसका ब्लड सैंपल लिया जाए पेशेंट का, तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल कंपोनेंट इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट वो मिलते हैं, लेकिन सिम्टम अपीयर नहीं, उसको बोलते हैं लेटेंट फेज। और इस लेटेंट के फेज में जब तीसरा आता है, टर्सरी स्टेज जब आती है, और इस टर्सरी स्टेज को बोलते हैं हम लोग न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं। न्यूरोसिफिलिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर इन बैक्टीरिया के द्वारा जो सिफिलिस को कॉज करता है, दैट इज ट्रेपेनोमा पैलिडम है, वो सेरिब्रल डैमेज करता है, मोटर एरिया को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे कि इनकोहेरेंट राइटिंग हो जाएगा, पर्सन प्रॉपर सीधे लिख नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए जानते क्या, तो मोटर एरिया डैमेज हुआ कहां से, सेरिब्रल मोटर एरिया डैमेज होता है। देखो मूवमेंट ऑफ द मोटर एरिया डैमेज, लॉस ऑफ बाउल यूरिन कंट्रैक्शन एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज, मेमोरी लॉस होगा, हेलुसिनेशन होगा। ओके, एंड ये जो इसका इन्फेक्शन है, दैट मीन जो सिफिलिस है, सिफिलिस इन्फेक्शन प्रोमोट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस, अगर किसी फीमेल या मेल को ऑलरेडी एड्स है। क्यों, एड्स ऐसे कंडीशन है जहां पर उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब अगर इम्यून सिस्टम वीक है, तो ऐसे भी पैथोजन जो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैथोजन नहीं है, जो ज्यादा कह सकते हैं डिजीज इजीली कॉज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनको क्लीन आउट करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीकेंड है, तो सिफिलिस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इफ मेल और द फीमेल कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ द पर्सन हैविंग इन्फेक्शन ऑफ सिफिलिस। नेक्स्ट कैंक्रोइड, द हीमोफिलस ड्यूक्री, दिस इज अनदर बैक्टीरिया होता है जो हीमोफिलस ड्यूक्री नामक बैक्टीरिया है। तो दिस हीमोफिलस ड्यूक्री बैक्टीरिया कॉजेज कैंक्रोइड। 3 to 5 डे इंक्यूबेशन पीरियड है। यहाँ भी सिफिलिस की तरह से ही इनिशियल स्टेज पर सॉफ्ट अल्सर बनते हैं, फिर नेक्रोटिक बेस मतलब वो डिके होना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग आती है, फीवर होता है, फीमेल में हैव नो एक्सटर्नल साइंस, फीमेल के केस में कोई ऐसा इसका साइन नजर नहीं आता, लेकिन जो डिजीज इंटरनली ग्रो कर रही होती है। सिंगल डोज ऑफ एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, या फिर हम दे सकते हैं सेफ्ट्रियाजोन इंट्रामस्कुलर देते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमें इस वाले कॉलम पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये वाले कॉलम जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हैं, इन पर ज्यादा हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि नीट के लिए बहुत ही कंसाइज और लिमिटेड मैटर की जरूरत होती है। बशर्ते अपना नॉलेज थोड़ा सा एडवांस रहे, हम चीजों को समझ रहे हैं, उस चीज के लिए मैंने ये चीजें यहाँ पर एड ऑन की हुई है। जेनिटल हर्पीज कॉज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, और जेनिटल हर्पीज इज नॉन क्यूरेबल डिजीज, वेरी क्लियर। पेनफुल जेनिटल ब्लिस्टर्स मतलब कहने को जो जेनिटलिया होते हैं, जैसे मेल का पेनिस हो गया, फीमेल में जो वल्वा एरिया होता है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे दाने या कह सकते हैं फुंसी जैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। वल्वा वजाइना, वायरस रिमेन इन द बॉडी कॉजिंग रिकरिंग इरप्शंस, रिकरिंग इरप्शंस होते रहते हैं, बार बार ये वायरस बॉडी में अपीयर होता रहता है। अगर कुछ ड्रग्स भी दी जाएंगी तो फॉर सम टाइम जो वायरस होगा वो डॉर्मेंट स्टेट में आ जाएगा, या वो म्यूटेट कर जाएगा, और म्यूटेशन के बाद में वो एक नया वेरिएंट बनाएगा जो फर्दर आगे डिजीज को डेवलप कर देगा। ओके, ट्रीटमेंट में इनक्यूरेबल है। यहाँ पर कुछ ऐसी ड्रग्स पेशेंट को दी जाती हैं जो वायरस के रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को रोकने का काम करती है। देखिए वायरस है तो बेसिकली कि ये आरएनए वायरस है। अब जो आरएनए वायरस होते हैं वो होस्ट की बॉडी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म से अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले वो अपने आरएनए किस में कन्वर्ट करते हैं, डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस जो पहले आरएनए है वो आरएनए किस में कन्वर्ट होगा, डीएनए में कन्वर्ट होगा। आरएनए फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डीएनए। तो दिस viral RNA by the process of reverse transcription converted into viral DNA, और ये जो वायरल डीएनए है होस्ट के डीएनए के साथ एसोसिएट होकर के आगे चल करके फिर ये वायरल प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो इस केस में जो कि आरएनए है हाईली म्यूटेबल कंडीशंस होगी, तो अगर ड्रग दी भी जा रही है तो आफ्टर सम टाइम क्या होती है, ड्रग वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं, और अगर ड्रग इनइफेक्टिव हो जाएगी तो डिजीज दोबारा से
प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जेनाइटल वॉट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज करता है, और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आगे चल करके ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, क्योंकि ये 100% क्यूरेबल है। अब क्यूरेबल होने के बावजूद अगर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस उसको क्योर नहीं किया जाएगा तो लेटर ऑन इट विल डेवलप दिस सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वी हैव द एड्स। एड्स अनदर काइंड ऑफ एसटीज, एसटीआई जो मल्टीपल रूट से होती है। अनडाउटेडली मैक्सिमम जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, बट इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन यूजिंग या शेयरिंग नीडल फॉर द इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन, ड्रग के लिए लिया जाता है, या उसके कुछ जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उनका यूज किया जाए। तो इसके और दूसरा प्लासेंटा से भी डेवलपिंग फीटस को भी ट्रांसफर हो जाता है। तो जो एड्स, एचआईवी एड्स, दैट मीन द इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी हैज मल्टीपल रूट्स, उनमें से जो मैक्सिमम जो कह सकते हो डोमिनेटिंग रूट है वो सेक्सुअल रूट है। डन। अब जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको शॉर्ट में बोला गया एचआईवी बोल। अब जब एचआईवी का इन्फेक्शन होता है तो एचआईवी एक्चुअली एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की टी लिम्फोसाइट को टारगेट करता है, और वो जो स्पेसिफिक टी टाइप की लिम्फोसाइट होती है वो होती है CD4+ सेल। इन CD4+ सेल में एक स्पेसिफिक वायरस रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर होता है, और जो ये जो है ये वायरस के जो रिसेप्टर CD4 होगा वो वायरस के GP120 ऑफ वायरस के साथ अटैच हो जाती है, एंड वायरस गेट्स इट एंट्री इनसाइड द CD4 सेल्स। अब CD4 सेल के लेवल पर अटैक अगर हुआ है तो फिर ये किस तरीके से बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करे, जब हम आगे डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम को तो हम मैं और डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, बट अभी इतना हिंट देता हूं कि जो CD4 सेल्स होते हैं दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रूशियल सेल्स इन द इम्यून सिस्टम, दोज हेल्प इन increasing B and T lymphocytes, as overall you can say helps to enhance our immune system। ये इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने वाली सेल होती है। CD4 सेल से कुछ केमिकल निकलते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन्स, और ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं वो टी सेल के द्वारा CMI को इंप्रूव कराती है, और बी सेल को के द्वारा बी सेल के द्वारा वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को एनहेंस करती है। तो हुआ क्या कि अगर जो रूट सेल है जिसके कारण बॉडी में CMI और AMI दोनों डेवलप हो रहे हैं, अगर उसी सेल को बॉडी में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पर्सन का सेलुलर इम्यूनिटी एज वेल एज एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी होगा वो वीक हो जाएगा, और इस केस पर पर्सन इज बीइंग अफेक्टेड और बीइंग कर सकते हैं इन्फेक्टेड बाय मल्टीपल टाइप ऑफ पैथोजेनिक एजेंट्स एट द सेम टाइम। तो दैट इज वाई क्या है नेम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम का जो फैक्टर है इट हैज बीन एक्वायर्ड, मींस जो एड्स है वो कोई कंजेनाइटल बीमारी नहीं है, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ इस कॉन्शियस एक्ट। अब जब इसका इन्फेक्शन हुआ तो इम्यून सिस्टम हुआ वीक, और जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ऐसे भी पैथोजन बॉडी में डिजीज डेवलप करना शुरू कर देते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत ही वीक होते हैं। तो मल्टीपल डिजीज के सिम्टम्स पेशेंट में एक साथ में दिखाई देते हैं, दैट इज वाई वर्ड यूज किया गया है क्या सिंड्रोम। सिंड्रोम इज ए सेट ऑफ सिम्टम्स एट द सेम टाइम, और वो सिम्टम ऑफ मल्टीपल डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस भी मिलेगा, कैंसर भी मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन भी मिलेगा, निमोनिया मिलेगा, वेट लॉस, लिम्फाइड स्वेलिंग हो जाएगी, फीवर होगा, बहुत सारे सिम्टम एक साथ नजर आना शुरू हो जाते हैं।
HIV is the HIV AIDS कह सकते हैं the kind of STI that is reaching to another person or being transferred from one person to another person by multiple route, but sexuality is significant. हाँ, ये जरूर है वो किसी भी रूट से आएगी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगी, वो अफेक्ट करेगी तो केवल इम्यून सिस्टम को करेगी। और इसका ट्रीटमेंट भी वही है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, द काइंड ऑफ ड्रग्स टू बी गिवन द पर्सन हु आर एबल टू सप्रेस और ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ वायरस इनसाइड द बॉडी। अगेन ये बीमारी, ये जो एड्स हो रहा है, ये क्यूरेबल क्यों नहीं है? क्यूरेबल ना होने का कारण बीइंग आरएनए वायरस, यहाँ भी जो आरएनए होता है वो म्यूटेट होता रहता है, और म्यूटेट होने के साथ साथ क्या होगा कि वहां पर इट विल रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट। तो आफ्टर सम टाइम कह सकते हैं वायरस बिकम रेसिस्टेंट टू द ड्रग्स, और ड्रग्स आर नॉट एबल टू एक्ट अपॉन वायरस। ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनलिस प्रोटोजोवन होता है ये, और इसमें सिम्टम इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट में जो फीमेल की म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल या फीमेल दोनों की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होगा। फीमेल एग्जिबिट वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब येलो कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज उसमें होता है विद ऑफेंसिव ऑर्डर, मतलब एक बदबूदार फ्लूइड वहां निकलता है। मेल आर ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, वहां ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता मेल के केस में, बट होता दोनों में है। ट्रीटमेंट बोथ सेक्सुअल परमिट मस्ट बी ट्रीटेड बी साइमल्टेनियसली, ड्रग ऑफ द चॉइस दैट इज मेट्रोनिडाजोल। So these are different type of what? STIs. Okay. So my dear friend, go through the topic of STI or reproductive tract infections. Revise it very sincerely and clearly. Okay. I will come back with another topic. Thank you so much.